भी एलिमिनेशन होता है तो वहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। को किसकी बात कर रहे हैं हम? बीटा एलिमिनेशन की। तो जो बीटा एलिमिनेशन है उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, और एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम टाइम पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सेडजेफ प्रोडक्ट ही बनेगा। जब जब बीटा एलिमिनेशन होगा आपका प्रोडक्ट क्या होगा? सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। कभी कभी कुछ एक कंडीशंस होती है जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, बट जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं बनता। रेयर केसेस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। क्या मीनिंग है इनका वो अपने समझते हैं। देखिए, जब हम एलिमिनेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH और यहाँ पे है Cl, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। अब मैं इसका एलिमिनेशन करता हूँ। एलिमिनेशन के लिए भी ना कुछ चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों में क्या होता है? एक्चुअल में कंपटीशन चलता रहता है। अगर आप जो भी आपका अटैकिंग स्पीशीज़ है वो बेस ले रहे हो, वो क्या यूज़ कर रहे हो? बेस। क्लियर है? अगर आप बेस यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ जैसे एल्कोहलिक KOH, अब ये बेस की तरह वर्क करेगा। बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो हमने क्या लिया? एक बेस लिया। अगर आप बेस लेते हो और साथ में हाई टेम्परेचर ले लेते हो कभी, तो वो मैकेनिज़्म जो होगी ना वो सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन दिखाना है और साथ में कौन सा एलिमिनेशन दिखाना है? बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो Cl है ना वो Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। आप यहाँ पे जो Cl है ना ये लीविंग ग्रुप है, ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। तो Cl यहाँ से निकल गया। अब जहाँ से Cl निकल रहा है वो वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन। उसके साथ वाले कार्बन क्या है? बीटा। जैसे ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, जस्ट साथ वाले। अगला वाला तो होगा वो गामा होगा। तो हमें बीटा एलिमिनेशन दिखाना है, मतलब H हमें बीटा से निकालना है। अब दोनों बीटा को मैं इसको बीटा कह देता हूँ जैसे, और इसको मैं बीटा डैश कह देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो H निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? बीटा से निकलेगा या बीटा डैश से निकलेगा? क्योंकि देखो, अगर H आपने बीटा से निकाला तो आपका अल्फा और बीटा वाला जो कार्बन है, यानी कि 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड आया तो आपको क्या मिलेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो मिलेगी ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन मिलती है। करेक्ट, ये आपको मिलती है। और अगर आपने बीटा डैश से निकाला, यानी कि बीटा डैश से अगर निकालते हो H को, मतलब 1 2 3 3 नंबर कार्बन से अगर आप H निकाल रहे हो, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अगर डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आता है तो हम उसे कहते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH और फिर आ गया CH3, यानी कि ब्यूट 2इन बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ब्यूट 1इन होगा या ब्यूट 2इन होगा? तो सेडजेफ प्रोडक्ट जो होता है ना वो कौन सा होता है? सेडजेफ प्रोडक्ट वो होता है जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? ब्यूट 2इन होगी। तो ये जो ब्यूट 2इन है ना ये सेडजेफ प्रोडक्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट। क्लियर? और जो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूट 1इन, ये होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब आपको लगेगा कि कैसे हम पहचाने सर हॉफमैन कौन सा और सेडजेफ कौन सा? तो बड़ा बड़ा ना एक सिंपल सी आपको ट्रिक समझाता हूँ। जब भी आप उस बीटा से हाइड्रोजन निकालते हो, कौन से बीटा से हाइड्रोजन निकालते हो? आप उस बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं जिस बीटा पे हाइड्रोजन क्या है? कम। जैसे देखो, ये 3 नंबर कार्बन पे H कितने थे? 2।
जबकि आप अगर 1 नंबर वाला जो बीटा था वहाँ देखते तो एच कितने थे, 3। तो कौन से वाले बीटा पे एच कम है, तो 3 वाले पे एच क्या है, कम है। 3 वाले बीटा कार्बन पे एच कम है, तो आपको वहाँ से उस बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करने हैं जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होते हैं। तब आपका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो, सेजेफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आपका जो ब्यूटूइन बना है वो क्या है, सेजेफ प्रोडक्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया, हमेशा आपको प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, सेजेफ प्रोडक्ट ही बनाना है, हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं बनाना। हॉफमैन प्रोडक्ट किसी किसी कंडीशन में बनता है, वो कंडीशंस अभी मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब बीटा एलिमिनेशन जब भी करवाओगे तो सिंपल सा रूल याद रखेंगे, वो क्या होगा, आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेजेफ होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेजेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा, जब आप उस बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम, उसको आप सेजेफ प्रोडक्ट कहते हो। और ऐसा इसका रीज़न क्या होता है एक्चुअल में, उसका रीज़न एक्चुअल में ये होता है कि ये जो आपकी एल्कीन होती है ना, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। देखिए ये एल्कीन है, ज़्यादा स्टेबल है। हमें कैसे पता चला सर ज़्यादा स्टेबल है, तो समझाइए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो एल्कीन जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकती है, जिस एल्कीन में नो बॉन्ड रेजोनेंस की जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगी, वो एल्कीन उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। और आपको याद होगा मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था आपको, है ना, जीओसी वाले पार्ट के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है कि अल्फ़ा जो है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे तो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन मतलब ये हो गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाफ हॉफमैन प्रोडक्ट है ना, वो वाली एल्कीन क्या है, कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर क्या बनेंगी, सिर्फ 2 ही बन पाएंगी। जबकि सेजेफ में अगर आप देखोगे तो 6 स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो सेजेफ है ना वो रूल, या आप ये देखो ब्यूटूइन जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वो ज़्यादा बनेगी, तो सेजेफ प्रोडक्ट ही बनता है। या आप ऐसा समझ सकते हो, जो एल्कीन जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है वो उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल, है ना। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर मैंने एक एच यहाँ लगा दिया, 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 तो इसमें जीरो सब्सटीट्यूशन है। जीरो सब्सटीट्यूशन मतलब कोई भी एच है वो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस नहीं किया गया। अब मैं क्या करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आर लगाता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, एच। यहाँ पे मैंने देखो एच लगाया और यहाँ पे मैंने एच लगाया। अब ये मोनो सब्सटीट्यूटेड हो गई क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप आ गया। उसके बाद यानी कि अब ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी आर आ गया, यहाँ पे भी आर आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, एच, और यहाँ पे एच आ रहा है, तो ये डाई सब्सटीट्यूशन हो गया इसके अंदर। इसी तरह करते करते अगर मैं इस तरह से बना देता हूँ, यहाँ पे भी आर आ जाए, यहाँ पे भी आर आ जाए, यहाँ पे भी आर आ रहा है और यहाँ पे भी आर, तो इसका मतलब अब इसके अंदर क्या है, टेट्रा सब्सटीट्यूशन हो गया, और ये आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो जो एल्कीन जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो उसके बिहाफ पे भी अगर आप समझोगे तो वो यही निकलेगा। देखो ब्यूटूइन के अंदर कितना सब्सटीट्यूशन है, एक एल्काइल ग्रुप तो डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, यानी डाई सब्सटीट्यूटेड है। जबकि आप ब्यूट वन इन को देखोगे तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और इस डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है। तो ब्यूटूइन जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल है। तो सेजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वो बनती है। तो शॉर्ट में अगर समझना हो कि हम सर कैसे बनाए सेजेफ प्रोडक्ट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वहाँ से एच को हटाना है जहाँ पे एच क्या होते हैं, कम, उस बीटा से निकाल दो, वो सेजेफ प्रोडक्ट होगा। और नॉर्मली हमेशा सेजेफ प्रोडक्ट ही बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड आता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आ जाता है आपके पास Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो एल्कोहलिक KOH के साथ, और आपसे पूछ लिया जाए, हीट भी कर रहे हो, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमें पता है यार यहाँ से तो मुझे Cl को निकालना है। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फ़ा। अब बीटा कार्बन कौन सा है, एक तो ये वाला बीटा कार्बन है और एक ये वाला कार्बन बीटा है, एक बीटा है दूसरा क्या है, बीटा डैश, ठीक है। तो हम कलर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ये बीटा हो गया और ये बीटा डैश।
अब आप मुझे बता सकते हो बीटा से एच निकलेगा या बीटा डैश से निकलेगा, बताओ कहाँ पे एच कम है। बीटा। बीटा पे अगर आप देखोगे तो कितने हाइड्रोजन है, ये वाला बीटा वाला कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। जबकि आप बीटा डैश पे देखोगे तो 2 कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कम हाइड्रोजन कहाँ है, बीटा पर है। तो आपको एच कहाँ से निकालना है, बीटा से निकालना है। तो एच बीटा से निकालोगे और सी एल यहाँ से निकालोगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। और ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा क्या है, सेजेफ प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने उस जगह से या उस बीटा कार्बन से एच निकाला है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो वो सेजेफ प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर आप बीटा डैश से निकाल देते तो फिर वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाता। तो कुल मिला के हमें ना हमेशा सेजेफ प्रोडक्ट ही बनाना होता है, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो अब मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो हमें देखना है हॉफमैन प्रोडक्ट हमें कब बनाना है। पहला, फर्स्ट फर्स्ट जब हम लोग क्या करते हैं, बल्कि बेस यूज़ करते हैं। अगर हमारा बेस है ना वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्कि बेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अगर मान लो हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज़ किया तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बल्कि बेस है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है समझिए इसको, यहाँ पे एक कार्बन और ये वाला कार्बन जो है ना वो टर्शरी होगा, यानी 3 डिग्री होगा। और ब्यूटॉक्साइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ इस कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ होगा और इस O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कहते हैं। ये बेस है और बहुत बल्कि बेस है, ये इतना ज़्यादा बल्कि बेस होता है ना कि ये आपका उस बीटा तक पहुंच ही नहीं पाता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है CH3 और यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ था और यहाँ पे क्या था, CH2 और यहाँ पे क्या था, CH3। अब होने वाला क्या है, यहाँ से Cl निकलेगा, तो एक बीटा आपके पास ये है और एक बीटा ये है। आप इसको बीटा कह दो और इसको बीटा डैश कह दो जैसे। तो ये इतना बल्कि है कि ये बीटा डैश तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये बीटा डैश वाला कार्बन जो है ना वो अंदर है, मॉलिक्यूल के थोड़ा सा अंदर की साइड है ना। इस बीटा डैश वाले पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ये बीटा डैश को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या चाहेगा, खुद बहुत ज़्यादा बल्कि है तो ये चाहेगा यार मैं सरफेस पे अगर कोई मुझे बीटा मिलता है मैं वहाँ से एच ले जाऊँ। तो इसके लिए ना यहाँ से सरफेस से एच को लेके जाना क्या होगा, इसके लिए आसान होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ से एच को लेके जाना इसके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो ये यहाँ से एच को लेके जाएगा, क्लियर है। तो जब ये यहाँ से एच को लेके जा रहा है, यहाँ से नहीं लेके जाएगा, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका एच लेके जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद बहुत बल्कि है, वो यहाँ से एच को लेके जाना पसंद करेगा। करेक्ट। तो सरफेस वाले बीटा से लेके जाएगा, तो जब वो सरफेस वाले बीटा से लेके जाएगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, CH2 और ये CH3। तो ये रीज़न क्या था इसका, क्योंकि जो हमारा ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है बहुत बल्कि है, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हॉफमैन प्रोडक्ट बना। तो याद रखिए जब भी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आ जाए तो समझ लेना आपको वो बल्कि बेस है, तो वो बीटा से नहीं, मतलब वहाँ से लेके जाएगा जहाँ पे एच क्या है, ज़्यादा है, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो सेम वही क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूँ, है ना। अब मान लो मेरे पास ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे Cl है और अब की बार मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को हम दिखाने के कई तरीके हैं, जैसे मैंने ऐसे दिखा दिया CH3 थ्राइस और यहाँ पे C और यहाँ पे O और यहाँ पे Na और पूछ लिया कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है ये Na तो यहाँ से निकल जाएगा, जैसे Na निकलेगा O पे कौन सा चार्ज आया, माइनस आया। तो ये वही हुआ ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बन गया। तो आपको H कहाँ से निकालना है, देखो H यहाँ से बीटा से निकालोगे या बीटा डैश से निकालोगे, बताओ। H बीटा से निकलेगा या बीटा डैश से निकलेगा, अब बताइए। H जो निकलेगा वो बीटा से निकालोगे या बीटा डैश से निकालोगे, कहाँ पे H ज़्यादा है।
जहाँ एच ज़्यादा है वहाँ से निकलेगा ना, क्योंकि आपका बल्कि है, तो यहाँ पे एच आ गया, एक है यहाँ पे, दो एच है, तो बीटा डैश से आपको एच निकालना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये वाला जो प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो पहली कंडीशन जब हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, वो पहली कंडीशन क्या थी? बल्की बेस, बहुत ज़्यादा बल्की बेस आ जाए। दूसरी कंडीशन होती है पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप, अगर हमारा लिविंग ग्रुप क्या है? पुअर है, तो चाहे हमारा बेस कैसा ही क्यों ना हो, वो पुअर लिविंग ग्रुप इतनी जल्दी निकलता ही नहीं है। निकलता नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है उस टाइम पे हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एफ। तो कभी भी इस तरह से एल्काइल हैलाइड में मान लो एफ जुड़ा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो? सपोज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एल्कोहलिक KOH, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको एफ तो यहाँ से निकालना है। अब ये हो गया, मान लो ये वाला कार्बन क्या है? बीटा, और ये वाला कार्बन क्या है? बीटा डैश। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि बीटा या बीटा डैश, बीटा पे कितने हाइड्रोजन है? तीन, जबकि बीटा डैश पे कितने हाइड्रोजन है? दो। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका पुअर लिविंग ग्रुप, एफ क्या है हमारे पास? पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप जब जुड़ा हुआ होगा तो फिर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा हॉफमैन बनेगा। यानी आप वहाँ से एच निकालोगे जहाँ पे एच क्या है? ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एच, दो एच और तीन एच है, जबकि यहाँ देखोगे तो दो एच है। तो आपको कहाँ से एच निकालना है? जहाँ पे एच क्या है? ज़्यादा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ब्यूट, है ना, वन इन बनेगा, जो कि आपका क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो पहला, जब हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है वो तब बनता है जब आप बहुत ज़्यादा बल्कि बेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। दूसरा, जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो पुअर लिविंग ग्रुप हो तो नॉर्मल बेस में भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्लियर है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो थर्ड कौन सा पार्ट होता है? थर्ड के अंदर देखिए, थर्ड आता है जब कभी ऐसा हो कि कोई हमें कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ मिल रहा हो, है ना। कॉन्जुगेशन के थ्रू हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा हो? स्टेबल हो रहा हो। कौन सा वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा हो? हॉफमैन वाला स्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि कभी कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है, तब भी हॉफमैन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? Cl आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पे मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से H को निकालूँ, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे दो H है। अगर मैं अब इसको बीटा कह दो, किसी को भी बीटा, बीटा डैश आप किसी को भी कह सकते हो, वो तो नाम देने हैं आपको। इसको मान लो मैंने बीटा डैश कह दिया। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से H निकाला बीटा से, तो आपका डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा इस बॉन्ड के साथ, करेक्ट। और अगर मैंने यहाँ से बीटा डैश से H निकाला तो इस पोजीशन पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो, अगर मैं इस जगह पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो ये वाला जो डबल बॉन्ड आएगा नए वाला, वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। देखो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। देखो बन रहा है ना, यानी कॉन्जुगेशन आ रहा है। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाता तो यहाँ वाला कॉन्जुगेशन में नहीं आता। तो अब यहाँ पे देखो, ना तो पुअर लिविंग ग्रुप है, ना ही हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बल्की बेस है, लेकिन फिर भी हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हॉफमैन बन गया। मतलब आपने एच वहाँ से निकाल दिया जहाँ पे एच क्या है? ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट जो बनेगा वही क्या बनेगा? मेजर बनेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो कब कब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। अब आता है कि जो हमारी बीटा एलिमिनेशन होती है उसकी भी क्या मैकेनिज्म होती है? बिल्कुल, है ना। जो हमारी एलिमिनेशन है उसकी भी तीन मैकेनिज्म होती हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की होती हैं, तो एक होती है जिसको हम कहते हैं E1, दूसरी होती है उसको हम कहते हैं E2, और तीसरी होती है E1CB। CB मतलब कॉन्जुगेट बेस।
अब इसमें इवन मैकेनिज्म है ना, वो कुछ कुछ किसकी तरह से है, SN1 की तरह से है। जैसे SN1 की मैकेनिज्म है ना, उसकी तरह से होती है। जैसे SN1 में क्या बनता था, कार्बोकैटायन। SN1 कितने स्टेप में होती थी, 2 स्टेप में। ऐसे E1 जो होगा उसमें भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और E1 जो होगी वो भी क्या होगी, 2 स्टेप में होगी। E2 जो है ना, वो कहीं ना कहीं SN2 की तरह से है। तो SN2 जैसे सिंगल स्टेप में हुआ करती थी, है ना, बैकवर्ड अटैक होता था, सिंगल स्टेप में होती थी। सेम वैसे ही E2 जो है ना, वो भी क्या होगी, सिंगल स्टेप में होगी। जैसे SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता था, वैसे E2 में भी कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता। E1CB है ना, ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें तो आपका एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। इसमें क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, मतलब कार्ब एनायन बनता है इसके अंदर एक्चुअल में। E1CB में क्या बनता है, कार्ब एनायन। तो E1CB तो बिल्कुल ही अलग है। अब हम एक एक करके ना तीनों मैकेनिज्म्स को थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, E1 की, है ना, तो देखो तीनों को कंपेयर करेंगे तो E1 जो मैकेनिज्म है ना, E1 मैकेनिज्म के अंदर अगर देखा जाए तो E1 मैकेनिज्म में हमारे पास कितने स्टेप है, 2। सो 2। अब 2 में क्या है, देखो ऐसा होता है कि पहले यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाता है। जैसे ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद जो बेस होता है ना, वो अपना रोल प्ले करता है। वो बेस क्या करेगा, जो ये बीटा कार्बन है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे H, बीटा कार्बन बेस क्या करेगा, बीटा कार्बन से H को निकाल के लेके चला जाएगा। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में जो बेस होगा ना, वो क्या करेगा, H को निकाल के लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि ये जो मैकेनिज्म है ना E1, ये कुछ कुछ किसकी तरह से है, SN1 की तरह से है। बस फर्क इतना है कि SN1 में कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है, जबकि E1 के अंदर क्या होता है, वो बेस होता है तो वो H को लेके चला जाता है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे भी दो बातें आएंगी। जो हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, जैसे नेगेटिवली चार्ज कोई भी स्पीशीज है, लाइक बी नेगेटिव है, ये ना दोनों की तरह से वर्क कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है और ये बेस की तरह से भी वर्क कर सकता है। ठीक है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है तो हमारी रिएक्शन बन जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर ये बेस की तरह वर्क करती है तो हमारी रिएक्शन बन जाती है एलिमिनेशन। जैसे OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं। OH नेगेटिव जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है और OH नेगेटिव बेस भी होता है। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि OH नेगेटिव को हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करवाना है बेस की तरह। दूसरी बात, क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल में और बेस में। तो ऐसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ऐसी कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, कार्बन के साथ जाके जुड़ जाए या कार्बोकैटायन पे अटैक करे या कार्बन के साथ जुड़ जाए, बॉन्ड बना ले, तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बोकैटायन बना, जैसे ये कार्बोकैटायन बन गया इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोकैटायन था। अगर OH नेगेटिव आयन आकर इस कार्बोकैटायन पे जुड़ जाता है, अगर OH नेगेटिव आयन इस कार्बोकैटायन पे आके जुड़ जाता है तो हमें ये स्पीशीज मिल जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे OH आके जुड़ गया, तो क्योंकि इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ने अब कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो OH नेगेटिव आयन है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रोल प्ले कर रहा है। यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या न्यूट्रल स्पीशीज जिस पे लोन पेयर हो, जो कार्बन पे आके जुड़ता है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और अगर मान लो एक दूसरा केस लेते हैं हम, उस दूसरे केस के अंदर हमारे पास यही जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, मान लो, है ना, यही आपका OH नेगेटिव है, ये था आपके पास कार्बोकैटायन। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि जो आपका OH नेगेटिव आयन है, वो किसी वजह से, अब कौन सी वजह होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, किसी वजह से कार्बन पे आके जुड़ा नहीं,
उसने क्या किया, वो उसने सीधा अटैक किया कहाँ पे, इस H के ऊपर, और उस OH ने क्या किया, अपने साथ इस H को निकाल के लेके चला गया। तो जैसे ही निकाल के लेके चला गया तो ये H है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसको दे के जाएगा, इस कार्बन को, और ये कार्बन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट कर देगा। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन है ना, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बन नंबर 1 कह दो, ये कार्बन नंबर 2 कह दो, तो ये सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मान लो कहाँ आते हैं, 1 और 2 के बीच में आते हैं, तो 1 और 2 के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गई, आपकी एल्कीन बन गई। और अब यहाँ पे OH नेगेटिव ने किसकी तरह काम किया, बेस की तरह। तो बात ये कि था तो आपके पास OH नेगेटिव ही ना, लेकिन एक जगह पर तो जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ जब OH नेगेटिव आके जुड़ जाए, किसके ऊपर आके जुड़ जाए, अटैच हो जाए कार्बन के ऊपर, मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, तब हम उसे कहेंगे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। जबकि यही OH नेगेटिव अगर आपका बीटा कार्बन से, जैसे ये बीटा कार्बन था, वहाँ से H को निकाल के लेके जा रहा है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, H प्लस आयन को, तब हम इसको कहेंगे ये बेस की तरह वर्क कर रहा है। अब कब ये बेस की तरह वर्क करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। मान लीजिए कभी आपके पास OH नेगेटिव आयन आता है और ये वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, करेक्ट, ये वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, HOH, इसी तरह HOH, OH, H, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल से ये OH नेगेटिव आयन क्या सोलवेटेड है, तब ये किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, कम। लेकिन अगर यही जो आपका OH नेगेटिव आयन है, यही OH नेगेटिव आयन मान लो कभी अल्कोहल के मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाता है। अब अल्कोहल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ CH3OH, मीथेनॉल ले लिया, CH3OH। अब ये जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनका खुद का ही वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, है ना। CH3OH ये खुद ही बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बल्की होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का जो साइज है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा हो जाता है OH नेगेटिव आयन, अब बल्कि क्यों है, पहले तो कई बच्चों के मन में ये नहीं समझ में आएगा, सर ये अल्कोहल वाला जो OH है, जब अल्कोहल से सराउंड कर दिया, बल्कि क्यों हो गया। तो भाई जो H2O होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है, एक H2O का वेट, मॉलिक्यूलर वेट। जबकि आप मीथेनॉल को अगर आप काउंट करोगे तो कार्बन का हो गया 12, है ना, और 3 तो हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर 15, और एक ऑक्सीजन हो गया, तो 15 और 16 इसको जोड़ दो तो कितना हो गया आपका, 15 और 16 31, और ये एच जोड़ दिया आपने, लगभग 32, है ना, 32 ही आएगा, देखो 15 और ये 16, 31 32 आ गया। तो अगर एक मिथेनॉल अल्कोहल है ना, तो उसका वेट कितना है, 32, जबकि एक H2O का वेट कितना है, 18। तो आप खुद सोच लो मिथेनॉल कितना ज़्यादा बल्कि है। और अगर ये अल्कोहल इथेनॉल है तो ये तो और भी ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। अब बल्कि इतना ज़्यादा अगर हो जाता है, अगर मान लो कोई स्पीशीज़ बल्कि है, ये OH नेगेटिव ना बल्कि हो गया, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया, तो ये ना कार्बन पे जाके जुड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इस कार्बन के सराउंडिंग में और भी ग्रुप्स लगे हुए होंगे, वो ग्रुप इस OH माइनस को इस कार्बन पे जुड़ने से रोकेंगे, क्योंकि वो ग्रुप क्या करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, करेक्ट, अगर ये बल्कि हो गया तो। हाँ, अगर ये OH जो है वो बल्कि नहीं है, मान लीजिए ये जो आपका OH है ये बल्कि नहीं है ना, इसका वेट क्या है, बहुत ही कम है। जैसे ये जो OH है आपका, ये बहुत ही छोटा सा है, अगर मान लो वाटर से सराउंडेड है, ठीक है, तो ये बल्कि नहीं है। तो अगर ये बल्कि नहीं है तो आराम से इस कार्बन पे जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर OH नेगेटिव बल्कि हो जाता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो कार्बन पे जाके जुड़ नहीं पाएगा। तो अगर बल्कि OH नेगेटिव आ गया, मान लो OH नेगेटिव बहुत बल्कि हो गया, जैसे अल्कोहल से सराउंडेड है, वो अब इस कार्बन पे तो जुड़ नहीं पा रहा, तो वो क्या करता है, वो साइड में जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन ना सरफेस पर होते हैं। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हो, जैसे ये रहा हाइड्रोजन, ये ना सरफेस पर है, जबकि कार्बन कहाँ होता है, अंदर होता है। तो वो सरफेस पर से H को निकालना पसंद करेगा, तो वो H को निकाल के ले जाएगा, यानी किसकी तरह वर्क करेगा, वो वर्क करेगा बेस की तरह। तो कुल मिला के अगर हम बातों को समराइज करें तो हमें समझ में आएगा एक्चुअल में बेस में और न्यूक्लियोफाइल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वही नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर हमारी क्या होती है, बल्कि बन जाती है, तो फिर वो किसकी तरह वर्क करती है, बेस की तरह।
तभी तो देखो, कभी आपने नोटिस किया जब हम लोग एल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो हमें क्या मिलती है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एल्कोहलिक KOH में OH माइनस है, वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, यानी वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH और यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पे है मेरे पास CH3। आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता होगी कि अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कर दें तो अल्कोहलिक KOH में जो OH माइनस आयन है वो अल्कोहल से सराउंडेड है, यानी बल्कि है। बल्कि होने की वजह से यहाँ OH किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो क्या होगा, Cl तो यहाँ से निकलेगा और आपका जो ये बीटा है, बीटा वाली पोजीशन से क्या निकलेगा, H निकल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। मतलब ये हुआ भाई, यहाँ पे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन होगी। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं एक्वस KOH ले लेता, जैसे यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH आ रहा है, यहाँ पे Cl आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। अब मैंने ले लिया एक्वस KOH, तो अगर मैं एक्वस KOH लेता हूँ तो यहाँ पे जो OH माइनस आया ना, अब सराउंडेड है वाटर के मॉलिक्यूल से, तो क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये Cl यहाँ से निकलेगा और OH जो होगा वो इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास OH और यहाँ पे क्या आ गया CH3। इसका मतलब OH ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पे OH किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। तभी तो देखो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बल्कि है तो वो बेस की तरह काम करेगी, बेस की तरह काम करेगी तो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन होगी। जबकि अगर आपकी जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसका बल्क वो ज़्यादा बल्कि नहीं है तो वो कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखो ये जो इवन मैकेनिज्म है ना, ये स्ट्रांगली कॉम्पीट करती है किसके साथ, SN1 के साथ। क्लियर है ना, बेस जो इतना ज़्यादा बल्कि होगा ना वो H को वहाँ से निकाल के ले जाएगा। तो इवन मैकेनिज्म में दो स्टेप हैं, जैसे SN1 में दो होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा H को निकाल के ले जाएगा और आपको एल्कीन मिल जाएगी। E2 है वो कहीं ना कहीं SN2 की तरह से है, किसकी तरह से, SN2। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्टेप में। अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट बात होती है E2 के अंदर, जो आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, बेस जो है ना वो बैकवर्ड अटैक कर रहा है, देखो H को लेके जा रहा है, बीटा वाले को, और जो आपका हेलोजन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के खींचेगा और अपने आप अट्रैक्ट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है। साथ साथ होने का मतलब ये बेस H को लेके जाता है और ये Cl यहाँ से निकलता है। जैसे ये बेस H को लेके जाता है तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला H मैंने जैसे समझाया था, वो यहाँ पे डालता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता है, यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको क्या मिल जाती है, एल्कीन मिल जाती है। मतलब यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें ये वाला H और कार्बन वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना, और यहाँ से C और X वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ये कार्बन कार्बन में क्या बन रहा होगा, डबल बॉन्ड बन रहा होगा। वो एक ट्रांजिशन स्टेट है। तो SN2 मैकेनिज्म की ना एक कंडीशन है कि ये जो H है जो निकल रहा है बीटा पे लगा हुआ है और ये जो लीविंग ग्रुप है X, ये दोनों एक दूसरे से एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर, इसको हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। एंटी पेरीप्लेनर का मतलब क्या, एंटी, एंटी मतलब देखो ये H है वो ऊपर की साइड है तो X जो है वो नीचे की साइड है। पेरीप्लेनर का मतलब है ये एक ही प्लेन के अंदर है, ये वाला H और ये वाला H आपके जो मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के प्लेन में है दोनों। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है, तो दोनों ग्रुप जो रिमूव हो रहे हैं वो एक दूसरे से एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, तभी ऐसा होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडीशन कुछ ऐसी है, ज़रा ध्यान से देखना, CH3 और यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H, और यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। क्लियर है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से H जुड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये वाला Cl निकले और इधर से H निकल जाए, तो ये E2 मैकेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। हाँ हो सकता है, अगर आप बेस ले रहे हो तो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, हो सकता है,
बट फिर इसकी मैकेनिज्म E2 नहीं होगी। E2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बीटा पोजीशन वाला जो आपका H है ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, एंटी नहीं है Cl के। अगर एलिमिनेशन इसमें दिखाया जाता है, कोई कहता है अभी एलिमिनेशन हो गया इसके अंदर, जैसे ये कर दिया हमने CH3 और ऐसे प्रोडक्ट बना रखे हैं, किसी ने बना दिया प्रोडक्ट की, ये बना दिया जी हमने, ठीक है, हमें समझ में एलिमिनेशन हुआ है, बट वो E2 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों ग्रुप एंटी नहीं थे एक दूसरे के। हाँ हुआ होगा, E1 हो गया होगा, E1CB हो गया होगा, कुछ भी होगा, बट E2 नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस है कि इसकी मैकेनिज्म क्या थी? E1 थी। क्लियर है? E2 के लिए जरूरी है कि ये दोनों ग्रुप आपस में एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। अब आप इवन सीबी की बात करते हो, ये तो है ही बिल्कुल अलग। इसमें तो क्या होता है कि पहले बेस अटैक करता है, देखो बेस पहले अटैक करेगा किस पे? एच पे, बीटा पे, और बैकवर्ड अटैक करेगा और एच को लेके जाएगा। जैसे ही वो एच को लेके जाएगा ना, तो एच अपने इलेक्ट्रॉन किसको? इस कार्बन को देके जाएगा। जैसे ही एच अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखो कार्ब एनायन बन गया। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इवन सीबी जो होता है उसमें एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब कोई एसिड अपना एच निकाल दे तो जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे मान लो HCl है, HCl अगर अपना H डोनेट कर दे तो क्या बन गया? Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो HCl है ना, ये क्या है? एसिड है, और Cl नेगेटिव है, ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो E1CB में साफ साफ दिख रहा है कि H निकल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है, और उसके बाद कार्बन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब एक अब जो बना है ना, ये कॉन्जुगेट बेस है। कौन से एसिड का? ये वाला एसिड है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब क्या होगा? दूसरे स्टेप में जो हेलोजन होता है ना, ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही हेलोजन यहाँ से निकलेगा तुरंत ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये हेलोजन लेके जाएगा ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म है ना, इसको बोला गया है E1CB मैकेनिज्म। करेक्ट, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसमें कार्ब एनायन बनता है। अब ये E1CB हर जगह नहीं होती। E1CB तब होगी जब ये वाला कार्बन, जो कार्बन आपका बीटा है, उस कार्बन पे कभी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे मान लो मैं यहाँ NO2 जोड़ दूँ, तो क्या होगा? ये NO2 है ना, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। दैट्स वाई इस कार्बन आयन को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। तो कोई -I या -R वाला ग्रुप लगा हुआ होगा ना, तभी E1CB पॉसिबल है, अदरवाइज E1CB पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कोई मुझसे कहे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? CH है, और यहाँ पे मैं लिविंग ग्रुप लगा देता हूँ लाइक Cl, और यहाँ पे सपोज मैं कुछ भी कोई भी ग्रुप जोड़ देता हूँ, जैसे यहाँ पे CH3 है ना, इस तरह से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ से मुझे Cl को निकालना है और यहाँ से मुझे H को निकालना है। यहाँ इसके अंदर E1CB पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। देखो ये कार्बन आयन बन गया, CH नेगेटिव, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा हुआ है? NO2। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विड्रॉ करेगा। तो विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन आयन को क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। करेक्ट। तो पहले स्टेप में क्या होगा? इधर से कोई भी आपका बेस आएगा, वो इस H को निकाल के ले जाएगा, क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? फिर ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर देगा। तो जैसे ही बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है? E1CB पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कहूँ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे ऐसा कुछ CH3 है, अब मैं कहूँ इसमें E1CB होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इसके अंदर E1CB। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो बीटा है या ये बीटा है, इनमें कहीं पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर बीटा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है ना, तभी उसके अंदर E1CB होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज उसके अंदर E1CB नहीं होता, उसमें E1CB मैकेनिज्म नहीं होती। तो इन शॉर्ट E1 क्या है? 2 स्टेप है, कार्बोकैटायन बनता है। E2 क्या है? सिंगल स्टेप है, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए दोनों ग्रुप, एक ही स्टेप में हो जाता है, बैकवर्ड अटैक करेगा, बेस और डबल बॉन्ड आ जाएगा। E1CB में क्या है? वो जनरली ऐसा नहीं होती है, वो बीटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी हो पाती है, ठीक है।
काइनेटिक्स में अगर आप देखते हो तो आपकी इवन मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि एक ही आरडीएस कौन सा है इसका, अगर आप इसका आरडीएस देखोगे ना तो इसके आरडीएस में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो ये रहा, एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बोकेटाइन का बनना, ये आरडीएस है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक ही कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तो एक यूनिमोलिकुलर हुई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। E2 में क्या है, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट भी पार्टिसिपेट करता है और बेस भी करता है, तो इसका जो रेट लो बनता है वो एल्काइल हैलाइड और जैसे ये बेस, यानी सबस्ट्रेट और बेस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो मतलब ये E2 है, तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा। इवन सीबी में भी देखो सेकंड ऑर्डर है। अब इवन सीबी की एक स्पेशलिटी क्या है कि इवन सीबी ना सेकंड ऑर्डर होती है, ऑर्डर तो इसका सेकंड है क्योंकि इसमें बेस और एल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है इसका रेट लो, लेकिन होती है यूनिमोलिकुलर है। कैसे यूनिमोलिकुलर होती है, एक्चुअल में इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है कार्बेनाइन का बनना, है ना। और अगर हम यहाँ देखें, आगे देखो, यहाँ पे देखो, तो ये कार्बेनाइन एक बार बन रहा है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वैसे तो सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर सेकेंड है, बट वैसे क्या होती है, ये यूनिमोलिकुलर होती है। तो ये तीनों के अंदर हमने कुछ डिफरेंस ही देखे। उसके बाद देखो E1 E2 ये सेम वैसे ही चलेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये आपका E1 का है, फिर E2 का है, और ये थर्ड वाला कॉलम जो है वो आपका E3 का है। तो E1 में क्या हो रहा है, देखो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, इस तरह से। और अगर आप E2 की बात करोगे तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और E1 CB में भी इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में देखते हो तो जो हमारी इवन मैकेनिज्म होती है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, करेक्ट। और ये वाली जो है वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब जस्ट ये होता है कि कोई स्पेशल स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कहीं पे अटैक हो रहा है क्या, जैसे मैंने कहा था कि एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, तो वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी दिखाती है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखोगे तो वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक है ना, बीटा पोजीशन से ही अटैक करता है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी यानी कि यहाँ सेजेफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, किसके अंदर, E1, E1 होगा तो सेजेफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। E2 होगा तो यूजली सेजेफ बनता है, बट कभी कभी जैसे बल्कि बेस वगैरह आ गया तो मैंने आपको समझाया था वहाँ पे हॉफमैन बन जाता है, ठीक है। जबकि ये नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरह से बन सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो E1 E2 और E1 CB में ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू समझाया गया है, ठीक है, कि किस तरह से E1 E2 और E1 CB में देखो आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई आइसोटोप लगा दें, जैसे आइसोटोप इफेक्ट समझ लो क्या होता है, मान लीजिए जो H है वो निकल रहा है, करेक्ट, H निकल रहा है और यहाँ से Cl निकल रहा है। अब मान लो ये जो H है ये निकलता है, किसके अंदर निकलता है, RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में निकलता है। अगर निकलता है RDS में तब क्या होगा, अगर मैं इस H की जगह पर इसका एक आइसोटोप लगा दूं, जैसे D लगा दूं, करेक्ट, ड्यूटीरियम लगा दिया, तो अब इसकी मैं अगर इसकी रेट में और इसकी रेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ड्यूटीरियम के निकलने में और H के निकलने में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो दोनों रिएक्शन जो होंगी, ये फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन की जो स्पीड होगी या रेट होगी वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगी, बहुत ज़्यादा डिफर करती है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। तो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट सिर्फ वही शो करेंगे जहाँ पे क्या होता होगा कि जो H रिमूव हो रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रहा है, वो प्राइमरी शो करते हैं। सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी तो अगर हम देखें तो वो जनरली क्या होता है, सभी में होता है, क्योंकि ये ड्यूटीरियम क्या करता है, एक तरह से स्टीरिक इंटेंस कोज करेगा, वो तो सब में आता ही आता है 2 डिग्री। तो मेन जो होता है ना वो 1 डिग्री देखा जाता है। अगर 1 डिग्री आइसोटोपिक इफेक्ट कोई मॉलिक्यूल शो कर रहा है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में जो H है उसका रिमूव होना RDS के अंदर आता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो जैसे ये थी हमारे पास, है ना, E1 है। अगर आप E1 मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो E1 में क्या हो रहा है कि दो स्टेप हैं, देखो ध्यान से देखो, E1 में कितने स्टेप है, दो। तो E1 में दो स्टेप है, तो इसका मतलब हो गया पहला स्टेप तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यही RDS है। तो आप जरा सोच के मुझे बताओ, देख के बताओ, क्या RDS के अंदर H निकल रहा है या नेक्स्ट स्टेप के अंदर H निकल रहा है। H, ये वाला जो H है वो सेकंड स्टेप में निकल रहा है या फर्स्ट स्टेप में RDS में निकल रहा है। E1 सेकंड स्टेप सेकंड में। में, है ना, सेकंड स्टेप के अंदर H निकल रहा है, इसका मतलब
सेकेंड यानी वो आरडीएस में नहीं निकल रहा। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटीरियम भी लगा देता तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट उतनी ही होती, हाँ थोड़ी सी कम हो जाती, बट वो थोड़ी सी कम क्यों होती है, उसको हम सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट तो सभी दिखा देते हैं, वो तो स्टीरिक इंटेंस वगैरह की वजह से आता ही है। मेन होता है प्राइमरी, प्राइमरी नहीं दिखाता ये। इवन होता है वो 1 डिग्री आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखाता। लेकिन अपने E2 की बात करते हैं, तो अब E2 में जरा देखना, इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। E2 की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो E2 के अंदर अब जरा ध्यान से देखो। E2 में तो एक ही स्टेप है। इसी स्टेप में क्या रहा है, बेस जो है वो H को लेके जा रहा है, और इसी स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो इसका मतलब E2 के अंदर H का निकलना RDS के अंदर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ ड्यूटीरियम लगा दूं तो ड्यूटीरियम वाला बॉन्ड जो होगा वो और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। तो इसका मतलब रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो हम कहते हैं कि जो E2 मैकेनिज्म है ना, वो 1 डिग्री या प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट भी शो करता है, जबकि जो आपका E1 है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट ही शो करता है। तो देखो ये दिखा रखा है ना कि 1 डिग्री जो है ना उसमें 1 डिग्री जो आपका E1 है, E1 में 1 डिग्री काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, यानी प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देता है ना, क्योंकि वहाँ पे H जो है वो आरडीएस में टूट ही नहीं रहा। बट 2 डिग्री दिखाता है। 2 डिग्री तो सभी दिखाएंगे, वो मैंने आपको बताया था, वो तो यूजुअली होता ही है। अब देखो E2 की बात करोगे तो भाई E2 में तो जो H निकल रहा है ना वो आपका आरडीएस में निकल रहा है। तो अगर आप H को हटा के उसका आइसोटोप ड्यूटीरियम लगाओगे तो रेट में क्या आएगा, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो करता है। करेक्ट। और अगर हम इसकी बात करें किसकी, E1CB, तो वहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि जो H निकल रहा है वो आरडीएस में ही निकल रहा है। तो यहाँ पे भी 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों तरह के काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो होते हैं। ठीक है। अब इनकी कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे मैंने E1 की बताई, तो E1 में SN1 भी कॉम्पीट कर जाता है, SN2 भी कर जाता है। E2 में कौन कॉम्पीट करता है, SN2। करेक्ट। और अगर आप यहाँ देखो E1CB जो होती है ना वो अलग ही है। मैंने आपको समझाया था कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कॉम्पीट ही नहीं करती। वो किससे कॉम्पीट करती है, E2 से कॉम्पीट करती है। फिर कुछ कैटलिस्ट बताए गए हैं, जैसे E1 है तो वहाँ पे कैटलिस्ट कौन होगा, Ag+ Pb+2 AlCl3, अगर ऐसा कुछ है तो वो कैटलिस्ट है E1 के लिए। E2 के लिए कोई फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वगैरह लिए जाए। सेम वही चीज़ ये आपको याद होगा, ये फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो SN2 के लिए भी कैटलाइज करते हैं, है ना। अगर आपके रिएक्शन के ऊपर Ag+ लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब है कि वो या तो SN1 देगा या फिर E1 देगा। सेम वही चीज़ है, अगर आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एज अ कैटलिस्ट लिए जाएँ तो वो या तो SN2 देता है या फिर क्या देता है, E2 देता है। क्लियर है। E1CB और आपका, है ना, ये सारा आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये एक एग्जांपल है जिस एग्जांपल से यहाँ पे समझाया गया है ना। तो ये आपका E1 समझाया है जैसे इन्होंने, फिर E2 समझाया है, ठीक है, और फिर ये E1CB, तीनों का एक एक एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक E1 E2 और E1CB हमें क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये एलिमिनेशन वाली जो रिएक्शन है ना, वो समझ में आ गई है। और नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज, है ना, नेक्स्ट क्लास जब यानी कल, कल हम इसके क्वेश्चंस करके देख लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, एलिमिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे तो मतलब ये मान के चलो आपका एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल वाली मैक्सिमम रिएक्शन